नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और ये जो हमारी सीरीज है रिसर्च से रिलेटेड है। वो रिसर्च आपकी चाहे पीएचडी से हो, डिलीट से रिलेटेड हो, या फिर आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, रिसर्च प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, रिसर्च इंटर्नशिप, ये जो चीज़ें हैं, और किसी भी क्लास के आप स्टूडेंट हो, अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी रिसर्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज हम इस सेक्शन में या इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका रेफरेंस सेक्शन। राइट। रेफरेंस वाला जो चैप्टर है आपका, इसमें हम लोग कई बार बहुत सारी ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं जो आपके रिसर्च को प्रमाणिक नहीं बनाते। राइट। रेफरेंसेस का सीधा सा अर्थ है कि हमने जो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया होगा, जो हमने स्टडी किया होगा अपने इस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी फॉर्मेट में हम उसको प्रस्तुत कर रहे हो रिसर्च वर्क को, तो उन सबको कोट करना। क्लियर है। और कोट करने का जो सिस्टम है वो एक साइंटिफिक सिस्टम है। आपको पहले ही हमने बताया था कि एपी स्टाइल या फिर एमएलए स्टाइल। क्लियर है। इन दो में से किसी एक को हमें चुनना है, और हमारे यहाँ एपी स्टाइल में रेफरेंसेस लिखे जाते हैं। राइट। एक तो ये हुआ। दूसरा यह है कि रेफरेंसेस में हम क्या क्या लिखें। कई रिसर्चर को लगता है कि भाई केवल हमारा, अगर हमने बुक्स पढ़ी हैं और कुछ जर्नल पढ़े होंगे और कोई पीएचडी थीसिस, उससे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज के समय में जहाँ हर चीज डिजिटली है और आपका जो लिटरेचर है, बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो ऑनलाइन भी हैं, तो इसलिए आज के समय में आपको ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनके बारे में भी आपको उनको भी कोट करना चाहिए, अगर आपने वहां से कोई स्टडी मटेरियल पढ़ा है या लिया है। ठीक है। तो रेफरेंस सेक्शन में हम क्रेडिट देते हैं जहां जहां से हमने लिटरेचर को पढ़ा होगा। ठीक है। जहां जहां से हमने हेल्प ली होगी, अपनी इंसाइट जो है डेवलप की होगी रिसर्च से रिलेटेड। तो अब इसमें वन बाय वन रेफरेंसेस में हम मेन हेडिंग्स आपको बता देते हैं कि रेफरेंसेस के अंतर्गत किन किन को आप जो है जगह दे सकते हैं। आप लोग नोट भी करते जाइए। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे बिजनेस रिसर्च मैथोडोलॉजी है या रिसर्च मैथोडोलॉजी है, उनके बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैंने रखा है जर्नल। आमतौर से हम रिसर्च पेपर या उसके लिए जर्नल्स को लेते हैं। जर्नल्स में आपके आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स का मतलब यहाँ रिसर्च पेपर होते हैं। तो उन एक तरीके से ये लेटेस्ट माने जाते हैं, खासतौर से ऑनलाइन जर्नल। क्लियर है। तो पहला आपका है जर्नल जिनका रेफरेंस दिया जाना चाहिए। दूसरा आपका है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। सेमिनार्स वगैरह होती हैं, वेबिनार्स होती हैं, उनकी प्रोसीडिंग्स पब्लिश होती है, उनको भी यहाँ पर लिया जा सकता है। तीसरा है बुक्स। चौथा है आपका ऑनलाइन रिसोर्सेज। देखिए ऑनलाइन रिसोर्सेज में आपका ब्लॉग शामिल हो सकता है, वेबसाइट्स हो सकती है, सोशल मीडिया हो सकता है। इसके अलावा भी ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो मेरे संज्ञान में ना हो। ऑनलाइन रिसोर्सेज में जैसे ब्लॉग है, इसमें बहुत ही जबरदस्त अच्छी क्वालिटी के आर्टिकल्स, रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स, एक्सपीरियंस बेस्ड आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, और हर तरह के आर्टिकल्स आपको आपके रिसर्च से रिलेटेड इसमें मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। वेबसाइट्स, कई सारी संस्थाएं वेबसाइट्स पर कंटेंट्स या रिसर्च रिलेटेड चीज़ों को पब्लिश करती हैं, स्टडी मटेरियल को पब्लिश करती हैं। और सोशल मीडिया, देखिए आज के समय में सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, शामिल हैं। जैसे आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है, लिंक्डइन वेबसाइट है, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे। क्वेरा है, इस पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे ओपिनियंस, अच्छी पोजीशन पर काम करने वाले अनुभवी
अच्छी पोस्ट पर, बड़ी पोस्ट पर काम करने वाले लोगों की ओपिनियन आपको मिल जाएगी। तो सोशल मीडिया में और भी अनेक प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि, मैं कहता हूँ, पहले तो कहा जाता था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और आज के समय में मैं ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया समाज का दर्पण है। तो वहां पर भी आपको हर तरह का लिटरेचर आपको मिल जाएगा। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज में मैंने आपको ये बताया कुछ अलग करके। उसके बाद थीसिस 5th नंबर पर है आपका, थीसिस और डिजर्टेशन, राइट। ये चीजें आप, मैंने यहाँ इसको किया है, थीसिस और डिजर्टेशन आपका हो सकता है। 6th नंबर पर आपका है गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, राइट। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में आपका क्या हो सकता है, सरकार विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न चीजों पर डाटा कलेक्ट करके अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, एक्सपर्ट ओपिनियन पब्लिश करती है, वो भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। डिजर्टेशन यहाँ पर 2 बार आ गया है, मैं इसको एक को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। क्लियर है। डिजर्टेशन ये पब्लिश्ड भी हो सकता है और अनपब्लिश्ड भी हो सकता है। क्लियर है। जो अनपब्लिश्ड है डिजर्टेशन, वो ग्रे लिटरेचर में आता है, वो मैं आगे भी आपको बताऊंगा। इंटर्नशिप रिपोर्ट, इंटर्नशिप इस समय लगभग जितने भी हायर एजुकेशन स्टडी वाले कोर्सेज हैं, वहां पर आपकी इंटर्नशिप कंपलसरी हो गई है। तो इंटर्नशिप के दौरान क्या है कि कैंडिडेट या स्टूडेंट या जो भी कैंडिडेट होगा, वो बहुत सारी चीजों को देखता है और अपनी ओपिनियन को वहां पर मेंशन करता है, रिपोर्ट में अपने एक्सपीरियंस को मेंशन करता है, राइट। तो इंटर्नशिप रिपोर्ट भी आपका एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है रेफरेंस सेक्शन के लिए। क्लियर। उसके बाद है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट। ठीक उसी प्रकार से सर्वे रिपोर्ट, इंटर्नशिप रिपोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट, ये लगभग एक ही कैटेगरी में है। डिजर्टेशन को भी आप ले सकते हैं थोड़ा सा उस कैटेगरी में। तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हायर स्टडीज जो कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा वर्क आपको मिल जाएगा, और इनके डिजर्टेशन आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं जो अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं। अदर रिसोर्सेज में आपके क्या हो सकते हैं जो ऊपर नहीं बताए गए अभी, उसमें मैगजीन्स हो सकती है, जैसे पत्रिका मैगजीन निकलती है बहुत सारी, आर्थिक विषयों पर अपनी बात रखने के लिए मैगजीन्स होती हैं, आर्थिक जगत से रिलेटेड। ऐसे ही अलग अलग फील्ड में अलग अलग मैगजीन पॉपुलर है और प्रमाणिक मानी जाती है, उनको भी हम यहाँ पर कोट कर सकते हैं अगर हमने वहां से स्टडी लिया है। न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स को भी हम, आर्टिकल्स आते हैं बहुत अच्छे बड़े विद्वानों के, उनको भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। वो भी अनुभव बेस्ड होते हैं, रिसर्च बेस्ड हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की वो रिसर्च हो सकती है। और एक है आपका ग्रे लिटरेचर। ग्रे लिटरेचर में हम उनको शामिल करते हैं जो पब्लिश नहीं होती, पब्लिश नहीं हुई है, जब आप पढ़ रहे होंगे उसको, तो वो ग्रे लिटरेचर में उनको भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो जहां पर मैंने आपको ये बताया कि ये चीजें आपको मेंशन करनी चाहिए रेफरेंस सेक्शन में, इनमें से आप एक या एक से ज्यादा जो भी आपने स्टडी किया हो, एक तो हेडिंग वाइज आपको उसको मेंशन करें, कैटेगरी वाइज ए बी सी डी करके, और उसमें 1 2 3 4 करके, जैसे वेबसाइट का अलग दे आप, मैगजीन्स का अलग दे, न्यूज़पेपर्स को अलग मेंशन करें, ग्रे लिटरेचर को अलग मेंशन करें। तो इस तरीके से आपको वहां पर देना चाहिए अपने रेफरेंसेस को। इसके अलावा आपको ये भी इंसाइट मैं आपको दे रहा हूं, आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हमें कोई रिसर्च वर्क करना है तो कहाँ कहाँ से हम लिटरेचर कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सोर्सेज मैंने आपको बताया, लगभग 20 प्लस के करीब ये सोर्सेज आपके बनते हैं। इनको आप इनमें आप सर्च करेंगे तो आपकी रिसर्च से रिलेटेड कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये तो बताए थे मैंने सोर्सेज, और उनको कैटेगरी वाइज आपको मेंशन करना है। क्लियर है। अब जब हम रेफरेंस सेक्शन को शुरू करते हैं, ठीक है, तो उस रेफरेंस सेक्शन को थोड़ा सा, अपनी बात को शुरू करने से पहले आपको उसमें थोड़ा सा कुछ सेंटेंस जरूर यूज करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसने इसमें क्या मेंशन किया है, मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, नहीं ये कुछ ज्यादा हाईलाइट हो गया जो आपको दिखेगा नहीं।
हाँ, ब्लू कलर में मैंने इसको हाईलाइट किया है। दिस स्टडी ड्रॉ अपॉन ए रेंज ऑफ सोर्स टू इन्फॉर्म इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स अमंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ये वही टाइटल है जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टेक्नोलॉजी का सोशल मीडिया पर, टेक्नोलॉजी का यूथ्स के स्किल डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना, उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, या टूल्स एक तरीके से। बहरहाल जब हम शुरुआत करें तो एक ओपनिंग सेंटेंस या ओपनिंग एक छोटा सा पैरा आप जरूर देने का प्रयास करें, ठीक है। उससे क्या है कि औरों से आपको बेहतर बनाएगा। अगर कोई स्टूडेंट सीधे रेफरेंस में रेफरेंस शुरू कर देता है 1 2 3 और आप करते हैं एक पैराग्राफ के साथ या एक छोटे से सेंटेंस के साथ, तो आपका रेफरेंस स्टाइल देने का अच्छा माना जाएगा। और एक स्टूडेंट लगातार वेबसाइट भी दे रहा है, कहीं वेबसाइट दे दी, फिर बुक्स दे दी, फिर जर्नल दे दिया, फिर जो है डिजर्टेशन का दे दिया, और आप जो है कैटेगरी वाइज बना रहे हैं, तो आपका जो वर्क है वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो कैटेगरी बनाए, कैटेगरी वाइज 1 2 3 करके करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जर्नल को ले रहे हैं। ये आपका जर्नल है। जर्नल क्या है? जर्नल में आपके रिसर्च पेपर्स होते हैं, ठीक, और बहुत सारे रिसर्च पेपर उसमें होंगे। तो जर्नल्स को अगर आपने पढ़ा है और उनके बारे में आप देना चाहते हैं, ठीक है, उनका आप जो है रेफरेंस देना चाहते हैं, तो रेफरेंस देने का तरीका क्या होगा? तो यहां पर हम आपको एक काउंटिंग दिख रही होगी छोटी सी, 1 2 3 4 5 6। मैं समझता हूँ ये काउंटिंग तो सभी को आती होगी, कोई दिक्कत तो होगी नहीं किसी को, नहीं है ना किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। यहाँ पर ये क्लियर किया गया है, इसको समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 को। जब हम जर्नल में से रेफरेंस देते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 पर ऑथर्स का नेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये ऑथर्स का नेम है अल अजावी, इसको मैं रेड में हाईलाइट कर देता हूं, अल अजावी आर डॉट करके लिखा हुआ है। इसको बड़े बारीकी से देख लीजिए। जो अल अजावी सरनेम है, और जैसे मान लीजिए रेमंड अल अजावी है उनका नाम, तो शॉर्ट में अल अजावी सरनेम को पहले लिखा, और उसका जो रेमंड आर है, जो उसके बुक पर या जर्नल पर जो लिखा होगा, वो उसको हम मेन जो नेम है उसका फर्स्ट नेम है उसको बाद में लाते हैं। सरनेम पहले और उसका जो फर्स्ट नेम है वो उसके बाद में, कोमा लगाने के बाद। तो पहले नंबर पर नाम तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब 2 नंबर पर यहाँ पर लिखा है आपका ईयर। ईयर को मैं यहाँ भी हाईलाइट करता हूँ, ग्रीन कलर में ही प्रयास करता हूँ ये हाईलाइट हो जाए। तो जो आपका 2 नंबर पर ईयर लिखा हुआ है, 2 नंबर पर आपको अनिवार्य रूप से ईयर ही लिखना है, ठीक है, फर्स्ट नेम के तुरंत बाद। 3 नंबर पर क्या लिखा है यहाँ पर? टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर। ये आपका टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर है, इसको हम इन्वर्टेड कोमाज में शामिल करेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कोमाज में ये पूरा का पूरा मैंने आपका जो टाइटल है आपके, इसका क्या बोलते हैं, इसको भी हाईलाइट करता हूं मैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये, द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, ठीक है। ये टाइटल है उस रिसर्च पेपर का जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर पूरा का पूरा हमें लिखना है और इन्वर्टेड कॉमाज में इसको बंद कर देना है। चौथे नंबर पर है नेम ऑफ द जर्नल। जिस जर्नल में ये पब्लिश हुआ है, चौथे नंबर पर उसका आपको नाम लिखना है। क्लियर है? किसका नाम लिखना है चौथे नंबर पर? जिस जर्नल में ये आर्टिकल या रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, सॉरी, उसमें आपको उसका नाम पूरा का पूरा यहाँ पर लिखना है। अब ध्यान रखिए ये हाइपोथेटिकल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिसर्च पेपर, ठीक है।
5वें नंबर पर यहाँ ऊपर दिया है, अगर आप काउंटिंग की तरफ देखें, वॉल्यूम, ये उस जर्नल का ये वॉल्यूम कौन सा था वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ये मैंने ब्लैक कलर में, जैसे 7, एक तो वॉल्यूम जो है आपका लिखा होगा जर्नल में ही, आपको वहीं से सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज उठानी है, इसमें कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी कि 7/7 और ब्रैकेट में 1 कैसे आया, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। उसमें लिखा होगा ये सब चीजें, ठीक है, ऑथर्स का नाम भी लिखा होगा, ईयर भी लिखा होगा, टाइटल भी लिखा होगा, जर्नल का नाम भी होगा, ये सब एज इट इज उठा करके आपको रेफरेंस सेक्शन में ले आना है। उसके बाद आपका है 6th नंबर, पेज, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है आपका, पेज के साथ ब्रैकेट में एक नंबर और दिया हुआ है, ये नंबर आपका क्या है, 1-9। अगर एक पेज होता तो पेज 1 या पेज 82, अगर कई पेज पर वो जर्नल रिसर्च पेपर है तो जो है आप यहाँ पर पेज की रेंज दे देंगे, कहां से कहां तक वो रिसर्च पेपर था जो आपने पढ़ा है। क्लियर है? अब मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर नेम, दूसरे पर ईयर, तीसरे पर टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर, इन्वर्टेड कॉमाज में बंद करेंगे उसको, चौथे नंबर पर नेम ऑफ द जर्नल जिसमें पब्लिश हुआ, 5वें नंबर पर वॉल्यूम मेंशन होगा, ये पेज या पेजेस, अगर एक पेज से एक, ये है आपके लिए, आपने एक ही पेज देखा है जहां से आपने मैटर उठाया तो उसका पेज नंबर लिख देंगे, 1-9 भी हो सकता है, ये जो है 11-29 भी हो सकता है। बात समझ गए हो ना? आप वो किस पेज पर था, बस जो आपने मैटर जहां से कोट किया है ऊपर। क्लियर है? बस सर नेम जो है आपका, जो नेम आप लिखेंगे, सर नेम पहले और मेन नेम या फर्स्ट नेम बाद में आप लिखेंगे, और उसके तुरंत बाद ईयर। अगर आप ईयर नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपकी जो रिसर्च वर्क है ये प्रमाणिक नहीं माना जा सकता, ये कंपल्सन है। ये मैंने आपको बता दिया, एपीए स्टाइल में, एपीए स्टाइल में हम लोग ऐसे करते हैं, और यही हमारे यहाँ प्रैक्टिस में है। बाकी सब चीजें इसी प्रकार से लिखी हैं, प्रयास ये करिए ये 6 की 6 चीजें आपके उसमें हो। कॉन्फ्रेंस रीडिंग्स, अब वहां पर आपका क्या है, वो तो किसी जर्नल में, प्रकाशनी में तो बुक के रूप में हुई होगी। क्लियर है ना? तो उसका जो है प्रोसीडिंग्स अगर आप अलग से मेंशन करेंगे तो जो भी आपके एग्जामिनर है उनको उसको जांचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बुक्स है, बुक्स में भी लगभग वही सिस्टम है, ठीक है। बुक्स में बस एक पब्लिकेशन का नाम जरूर लिखते हैं, जैसे इसमें लिखा है, बुक का नाम तो लिखेंगे लिखेंगे, प्रेंटिस हॉल, ये देख लीजिए, बुक्स में आप उसका नाम जरूर लिखेंगे जो प्रकाशक है। क्लियर है? प्रकाशक का नाम जरूर लिखना है। मैंने ये रेड कलर में यहाँ हाईलाइट करने का प्रयास किया, लेकिन जरा कुछ ज्यादा तीखा ही हो गया है, इसको मैं हल्का सा ब्लैक कर देता हूँ। क्लियर है? आप उनका जरूर नाम लिखेंगे जिसने पब्लिश किया है। ऑनलाइन रिसोर्सेज में आपके, जो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज आप दे रहे हैं, बेहतर होगा आप वहां पर लिंक जरूर दे दें ऑनलाइन रिसोर्सेज का, तो वो और अच्छा माना जाएगा। ऑनलाइन रिसोर्सेज देखो यहाँ पर दिया हुआ है, और इसमें यूआरएल जिसको कहते हैं, उसका पूरा डीओआई के नाम से भी वो जाना जाता है, वो आप यहाँ पर दे देंगे जहां से आपने मैटर लिया है। उसके बाद है थीसिस डिजर्टेशन। अब ये थीसिस डिजर्टेशन आपकी पब्लिश भी हो सकती है, अनपब्लिश्ड भी हो सकती है, राइट। यहाँ लिखा भी है क्लियर, अनपब्लिश्ड डॉक्टरल डिजर्टेशन, ठीक है, मुंबई का। तो इस तरीके से आपको ये मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया, पूरा क्लियर मेंशन करना चाहिए। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, स्टेट गवर्नमेंट की हो सकती है, यूएनओ की हो सकती है, अदर कंट्री की गवर्नमेंट की हो सकती है, तो वो रिपोर्ट्स भी आपको यहाँ पर देनी चाहिए। बहुत सारे डाटा कलेक्ट करके रिपोर्ट्स पब्लिश करती रहती है, जैसे मैंने आपको बताया था। पार्ट 1 to 3 है तो पार्ट 1 to 3 को भी आप मेंशन
करें। बाकी आपको मैंने ग्रे लिटरेचर वगैरह जो बताया है उनको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका एपीए स्टाइल में रेफरेंसेस को लिखने का तरीका था जो मैंने आपको बताया। और ये रिसर्चर चाहे वो किसी भी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो, उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण है। और इसको ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो रिसर्च वर्क है वो बेहतर होगा। और मैं समझता हूं कि अगर आप थोड़ा सा मन लगा करके पढ़ेंगे, इन चीजों को सुनेंगे, नोट्स लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बस एक एग्जाम्पल देता हूं। एक ही स्कूल, कॉलेज में, संस्था में टॉपर भी होते हैं और फेलियर भी होते हैं। बस अंतर इतना है कि आपको ये देखना है जो टॉपर है उसके पीछे के रियल में जो टॉपर है, भाई शोर सिफारिश का यहाँ कोई मामला नहीं। जो लीगल या अनएथिकल प्रैक्टिस है उनको मैं नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक ही क्लास, एक ही फर्नीचर, उसी क्लास में फेल वाला स्टूडेंट भी है, उसमें टॉपर वाला स्टूडेंट भी है, उसमें मीडियम स्टूडेंट भी है। बस बात यह है कि आपको उनके अंतर को समझना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और आप प्रयास ये करिए कि अगर वो अंतर मेरे में भी है, अगर मैं टॉप ना करूं तो टॉप वालों की कैटेगरी में तो आ जाऊं, कम से कम इतना तो प्रयास करो। सोचोगे तो जरूर आगे बढ़ोगे। सोच बदलने से ही आप या मैं आगे बढ़ सकते हैं। और आज का जो समय है और जो आने वाला समय है वो बहुत ही कंपटीशन वाला है, इसलिए किसी भी चीज को आप हल्के में ना ले। आपने आसपास देखिए, एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, बिजनेस की क्या स्थिति है, स्किल की क्या स्थिति है, मार्केट में जो डिमांड है क्या हम उसके लायक हैं। दूसरा फिर यह है कि अगर नहीं है तो हमें उस दलदल से बाहर निकलना है। प्रयास आप ही को करना होगा। ईश्वर कहो चाहे कुछ भी कहो, सबको मौका मिलता है। कुछ लोग मौके का फायदा उठा लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग जो है वहीं रह जाते हैं जो मौके को पहचान नहीं पाते। इसलिए साधनों संसाधनों का सदुपयोग करिए। लगभग हर हाथ में एंड्रॉयड फोन है। आप एंड्रॉयड फोन से भी इसको बड़े आराम से देख और सुन सकते हैं। सफल बच्चों की, सफल लोगों की जीवनी आप पढ़ेंगे तो उन्होंने जिंदगी में स्ट्रगल किया, वो एक रात के अंदर सफल नहीं हो गए। ठीक है, तो मैं आपको इसी वीडियो के साथ छोड़ करके जाता हूँ, इस अपेक्षा के साथ कि आप इसका सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद। और आपको मैं करता हूँ प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।